वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004। ये एक्ट नंबर है 6 ऑफ 2004। जैसा कि 30 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया MPPSC ने, उसमें 10 एक्ट ऐड किए हैं, जिनमें से ये एक एक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्ट के बारे में जानते हैं कि ये एक्ट क्यों बनाया गया, क्या उद्देश्य है इस एक्ट का। ठीक है, चलिए देखते हैं। रिसीव द एसेंट ऑफ गवर्नर ऑन 26 मार्च 2004। एसेंट फर्स्ट पब्लिश्ड इन द मध्य प्रदेश गैजेट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डेटेड 29 मार्च 2004। सबसे पहले रिसीव कब हुई एसेंट इस एक्ट को, गवर्नर की एसेंट कब मिली, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 26 मार्च 2004। और पब्लिश कब हुआ, यानी इन्फोर्समेंट डेट क्या हो जाएगी इसकी, 29 मार्च 2004, यानी कि 3 दिन बाद ही ये पब्लिश हो गया MP के गैजेट में। क्लियर है, 2 क्वेश्चन तो आपके यहीं से आ गए। एक और क्वेश्चन बनता है कि एक्ट में सेक्शन कितने हैं टोटल, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो कितने हैं, 18 सेक्शन इस एक्ट में है। ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं। 2 डेट हैं, 26 मार्च 2004, 29 मार्च 2004, और सेक्शन है 18। क्लियर। अब आ जाते हैं हम इसके ऑब्जेक्ट पे, क्या उद्देश्य रहा इस एक्ट को, क्यों बनाया गया। देखिए, एन एक्ट टू प्रोवाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड टू मेंटेन communal harmony and peace, for prohibition of slaughter of cow progeny and for preservation and conservation of cow progeny and for matters connected therewith or incidental thereto। क्या उद्देश्य है, ये एक्ट क्यों बनाया गया है। जनरल पब्लिक की, सामान्य जनता के इंटरेस्ट में, उनके हित में, और कम्युनल हार्मोनी और पीस यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव और शांति को मेंटेन करने के लिए, काउ प्रोजनी यानी जो गौवंश है उसके वध को रोकने के लिए, उसका प्रतिषेध करने के लिए, और गौवंश के संरक्षण के लिए या उससे कनेक्टेड मैटर्स से डील करने के लिए ये एक्ट जो है MP गवर्नमेंट ने बनाया है। अब देख लेते हैं। इट इज़ इनेक्टेड बाय the Madhya Pradesh legislature in the 55th year of the Republic of India। यानी कि कौन से वर्ष में, 55वें वर्ष में ये एक्ट आया था। चलिए स्टार्ट करें इस एक्ट को। सेक्शन 1, मैं आपको साथ साथ ये भी बताती चाहूँगी कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला सेक्शन है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। तो इस एक्ट का क्या नाम है, मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004। इसकी जो एक्सटेंड है, विस्तार है, वो कहाँ तक है, संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है, क्योंकि ये एक स्टेट का एक्ट है। और कौन सी डेट को ये लागू हुआ, तो डेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 29 मार्च 2004। और एसेंट कब मिली, 26 मार्च 2004 को। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 डील करता है डेफिनेशन क्लॉज से। पहली डेफिनेशन देखिए बीफ की, 2A बीफ। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है ये, मैं स्टार बनाती जाऊंगी। बीफ का मतलब क्या होता है, गौ मांस, मीन्स फ्लैश ऑफ काउ प्रोजेनी हु स्लॉटर इज प्रोहिबिटेड अंडर दिस एक्ट। यानी कि गौवंश का मांस, गाय की संतान का मांस, जिसका वध करना इस एक्ट के अंतर्गत प्रतिषेध है। किसका वध इस एक्ट के अंतर्गत प्रतिषेध है, काउ प्रोजेनी। क्लियर। सेकेंड डेफिनेशन देखिए, काउ प्रोजेनी क्या है, मीन्स काउ, बुल्स, बुलोक्स एंड काव्स ऑफ काउस। क्या क्या इंक्लूड करता है गाय की संतान या गौवंश, गाय, बैल, सांड और गाय के बछड़े। 2C देख लीजिए किससे डील कर रही है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है इस एक्ट की,
means a person appointed by the state government by notification to perform any local area is specified therein the functions of a competent authority under this act. competent authority कौन सी हो जाएगी? एक पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है नोटिफिकेशन के जरिए किसी लोकल एरिया में अपने फंक्शंस, अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए, तो वो हो जाएगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इंस्टीट्यूशन क्या है यहाँ पर? इंस्टीट्यूशन मतलब है एनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड है किसी इनेक्टमेंट के अंतर्गत और इस्टेब्लिश किया गया है। क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग, ब्रीडिंग एंड मेंटेनिंग काउ प्रोजेनी और फॉर द पर्पस ऑफ रिसेप्शन, प्रोटेक्शन, केयर, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फर्म, एज्ड एंड डिसीज्ड काउ प्रोजेनी। इंस्टीट्यूशन क्या है? एक ऐसा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड किया गया है किसी इनेक्टमेंट के द्वारा और इस्टेब्लिश क्यों किया गया है, स्थापित क्यों किया गया है, क्या पर्पस है? काउ प्रोजेनी यानी गौवंश को रखने के लिए, उनके प्रजनन के लिए और उनके भरण पोषण के लिए, या ऐसे गौवंश जो इन्फर्म हैं, एज्ड हैं यानी बूढ़े हो गए हैं या बीमार हैं, रोगी हैं, उनके प्रोटेक्शन, केयर, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पे आ जाइए। 2E डील करता है स्लॉटर से। स्लॉटर क्या है? वध। मीन्स किलिंग बाय एनी मेथड whatsoever and includes maiming or inflicting of physical injury which in the ordinary course will cause death or doing any act with the intention of causing unnatural death। वध करना क्या है? किसी भी तरीके से मारना, वध करना, जो कि इंक्लूड करता है क्या? इस प्रकार उसका अंगहीन कर दिया जाना या उसको कोई ऐसी शारीरिक क्षति पहुंचाना जिससे ऑर्डिनरी कोर्स में उसकी मृत्यु हो जाए, या कोई ऐसा एक्ट करना जिसका इंटेंशन हो कि उसकी अननेचुरल डेथ हो जाए, इस डेफिनेशन के अंतर्गत वध करना कहलाएगा। 2EA ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या है? मीन्स टू कैरी काउ प्रोजेनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर either by any vehicle or on foot, except when such transport is for bona fide agricultural or ancillary purposes। तो ट्रांसपोर्ट क्या है? अब किसी गौवंश को ले जाना किसी एक जगह से दूसरी जगह पे, चाहे किसी वाहन से या पैदल, दो केस को छोड़ के, एग्रीकल्चर और एंशियलरी पर्पस के लिए। अगर कोई व्यक्ति किसी काउ प्रोजेनी को, किसी गौवंश को, गाय की संतान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, चाहे व्हीकल से ले जा रहा है या फुट से ले जा रहा है यानी पैदल ले जा रहा है, वो उसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कहलाया जाएगा। लेकिन दो केस हैं यहाँ पर, कौन कौन से? पहला एग्रीकल्चर और दूसरा एंशियलरी पर्पस यानी कृषि कार्य के लिए या अनुषांगिक कार्य के लिए। इन दो के अलावा किसी भी तरीके से कोई भी काऊ को ले जा रहा है, काऊ प्रोजेनी को, तो वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऐसा कहा जाएगा। कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन। EB डील करती है ट्रांसपोर्टर से। अब जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो व्यक्ति होता है ट्रांसपोर्टर, लेकिन सारे व्यक्ति तो इंक्लूड नहीं करे जा सकते ना ट्रांसपोर्टर के अंतर्गत। हो सकता है उसकी खुद की गाय हो, वो उसको चारा खिलाने ले जा रहा हो, घुमाने ले जा रहा हो, तो वो ट्रांसपोर्टर नहीं है यहाँ पर। ट्रांसपोर्टर देखिए क्या इंक्लूड कर रहा है। मीन्स एंड इंक्लूड्स द पर्सन, उन व्यक्तियों को इंक्लूड करता है who is the owner of the vehicle carrying the cow progeny or beef if the cow progeny or beef has been booked under his instruction or within his knowledge। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि ओनर है उस व्हीकल का, स्वामी है, और गौवंश को या गाय की संतान को ले जा रहा है या गौ मांस को ले जा रहा है, यदि वो गौवंश या मांस बुक किया गया है उसके इंस्ट्रक्शन या उसके नॉलेज में। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो गौ मांस को या जो गौवंश है या गाय के बछड़े हैं उनको बुक कर देते हैं, फिर उनका ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। तो
वो व्यक्ति आ जाएंगे जो गौमांस को या गौवंश को ले जा रहे हैं किसी व्हीकल में, और उनकी नॉलेज के साथ उनके इंस्ट्रक्शन से ही उनको बुक किया गया है। सेकंड पॉइंट देखो, और ऐसे व्यक्ति भी इंक्लूड हैं हु फॉर द टाइम बीइंग इन चार्ज ऑफ द व्हीकल एंड हिज असिस्टेंट कैरिंग द काउ प्रोजेनी ऑफ बीफ। ऐसे व्यक्ति जो गौवंश या गौमांस को ले जाने वाले व्हीकल का प्रभारी है, यानी वो व्हीकल उसके चार्ज में है, उसका इंचार्ज है या उसको सहायता कर रहा है, ऐसा व्यक्ति भी ट्रांसपोर्टर की डेफिनेशन में फॉल करेगा। तीसरा देखिए पॉइंट, हु इज़ इन चार्ज ऑफ ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर द टाइम बीइंग ट्रांसपोर्टिंग द काउ प्रोजेनी एंड बीफ if booking has been undertaking under his instruction or within his knowledge। बहुत सारी कंपनीज भी होती हैं जो ट्रांसपोर्ट करवाती हैं गौमांस को या गौवंश को। तो यहाँ तीसरे पॉइंट में वही बात हो रही है कि ऐसा व्यक्ति जो ट्रांसपोर्ट कंपनी का इंचार्ज है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है गौवंश को या गौमांस को, यदि जो बुकिंग है उसके इंस्ट्रक्शन के साथ और उसकी नॉलेज में की गई है, ऐसा व्यक्ति भी ट्रांसपोर्टर कहलाएगा। चौथा देख लीजिए, हु इज़ द पार्टनर ऑफ अ ट्रांसपोर्ट फर्म इफ़ द बुकिंग हैज़ बीन अंडरटेकिंग अंडर हिज इंस्ट्रक्शन और विद इन हिज नॉलेज। ऐसा कोई व्यक्ति जो ट्रांसपोर्ट फर्म का पार्टनर है, भागीदार है, यदि बुकिंग जो है उसके इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत यानी उसके निर्देश के द्वारा और उसके नॉलेज में हुई है। क्लियर? तो ये डेफिनेशन भी आपकी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से याद करिए कि कौन कौन से व्यक्ति इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ओनर हो गया व्हीकल का, ठीक है, इंटेंशन आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और जो इंचार्ज हो गया व्हीकल का, इंचार्ज हो गया ट्रांसपोर्ट कंपनी का, और पार्टनर है अगर वो ट्रांसपोर्ट फर्म का, ठीक है। इन चारों ही पॉइंट में एक चीज़ कॉमन है, उसकी नॉलेज और उसका इंस्ट्रक्शन के अंतर्गत अगर वो बुकिंग की जा रही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए, 2F, वेटरिनरी ऑफिसर। अब वेटरिनरी ऑफिसर क्या होता है? पशु चिकित्सा अधिकारी, मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ वेटरिनरी ऑफिसर अंडर सेक्शन 3। तो चलिए ये तो हम सेक्शन 3 में पढ़ लेंगे। लास्ट डेफिनेशन देखिए 2G, जो कि डील करती है व्हीकल से यानी कि यान से। मीन्स एनी मैकेनिकल और मैनुअली ड्रिवन कन्वीनियंस यूज्ड ऑन लैंड, वाटर और एयर, यानी कि ये तीनों ही चीज़ें इंक्लूड कर रही है, चाहे वो लैंड के माध्यम से, वाटर और एयर, किसी भी वे से आ रहा हो व्हीकल, तीनों ही तरीके के व्हीकल इसके अंतर्गत इंक्लूडेड हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से डेफिनेशन क्लॉज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 3 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ वेटरिनरी ऑफिसर से। पशु चिकित्सा अधिकारी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? द कमिश्नर कम डायरेक्टर, आयुक्त सह संचालक ऑफ वेटरिनरी सर्विसेज। पशु चिकित्सा सेवा का कमिश्नर कम डायरेक्टर मध्य प्रदेश में बी बाय जनरल or special order appoint for the purpose of this act any person or class of persons to be the veterinary officer for a local area specified in the order। तो ये आपको याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन अपॉइंट करेगा। तो मध्य प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवाओं का जो कमिश्नर कम डायरेक्टर हैं वो जनरल या स्पेशल ऑर्डर के द्वारा अपॉइंट कर सकते हैं इस एक्ट के पर्पस के लिए किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति के समूह को एज ए वेटरिनरी ऑफिसर किसी लोकल एरिया के लिए। क्लियर? यहाँ पे याद रखना है आपको कमिश्नर कम डायरेक्टर। नेक्स्ट सेक्शन 4 डील करता है किससे? प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउ प्रोजेनी, गौवंश के वध का प्रतिषेध। इम्पॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि पूरा के पूरा जो एक्ट है वो इसी बात पे बेस्ड है। बहुत जगह लिखा रहता है ना गौ हत्या पाप है, उसी पे बेस्ड है पूरा एक्ट। No person shall slaughter or cause to be slaughtered or offer or cause to be offered for slaughter of any cow progeny by any means। कोई भी व्यक्ति ना ही वध करेगा ना ही वध करवाएगा, ना ही किसी को ऑफर करेगा वध करने के लिए किसी भी गौवंश का किसी भी माध्यम से।
यानी कि कुल मिला के कोई भी व्यक्ति किसी भी गौवंश का वध नहीं करेगा, टोटली प्रतिबंधित है। सेक्शन 5 डील करता है प्रोहिबिशन ऑन पोजेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ बीफ। गौमांस का ट्रांसपोर्ट और उसका पोजेशन का प्रतिषेध। नो पर्सन शैल have in his possession or shall transport beef of any cow progeny slaughtered in contravention of the provision of this act। कोई भी व्यक्ति किसी भी काउ प्रोजनी का बीफ यानी किसी भी गौवंश का गौमांस अपने पोजेशन में नहीं रखेगा, ना ही उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पे, ना तो उसको पोजेशन में रखना है, ना ही उसका ट्रांसपोर्ट करना है। जिसका वध करना इस एक्ट के अंतर्गत कॉन्ट्रावेंशन माना गया है। क्लियर। सेक्शन 4 में क्या पढ़ा? किसी भी गौवंश का वध करना प्रतिषेध है, प्रतिबद्ध है। और सेक्शन 5 डील कर रहा है किसी गौमांस को पोजेशन में नहीं रखना है, ना ही उसका ट्रांसपोर्ट करना है। दोनों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट हो गए, कंफ्यूज मत होना दोनों सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन देखो, सेक्शन 6 जो कि डील कर रहा है प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ काउ प्रोजनी फॉर स्लॉटर। अब ये देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया कि किसी भी काउ प्रोजनी का, किसी भी गौवंश का ट्रांसपोर्ट करने का प्रतिषेध है अगर वो वध के लिए किया जा रहा है। नॉर्मली आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, कोई खरीदता है, कोई बेचता है ना, किसी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था डेफिनेशन क्लॉज में, या फिर अगर उसको डेयरी पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन स्लॉटर के लिए यानी वध नहीं करना है उसका। नो पर्सन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टर shall transport or offer for transport or cause to be transported any cow progeny himself or by his agent, servant or by any other person acting in his behalf within the state or outside the state for the purpose of its slaughter in contravention of the provision of this act or with the knowledge that it will be or is likely to be slaughtered। कोई भी व्यक्ति इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टर, किसको इंक्लूड कर रहा है ये सेक्शन? ट्रांसपोर्टर को भी इंक्लूड कर रहा है। कोई भी व्यक्ति इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, ना ही ट्रांसपोर्ट का ऑफर करेगा किसी भी गौवंश को, ना ही वो खुद ट्रांसपोर्ट करेगा, ना ही वो किसी एजेंट के द्वारा, सर्वेंट के द्वारा या किसी अदर पर्सन के द्वारा ट्रांसपोर्ट करवाएगा किसी भी गौवंश को उस स्टेट में या उस स्टेट के आउटसाइड। पर्पस क्या होना चाहिए? फॉर द पर्पस ऑफ इट्स स्लॉटर, यानी उसका वध करने के उद्देश्य से। इसके अलावा अगर किसी कृषि कार्य के लिए या डेयरी के लिए कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट, तो वो इस सेक्शन में फॉल नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि स्लॉटर नहीं होना है, उसका वध नहीं होना है। इस एक्ट के प्रोविजन के कॉन्ट्रावेंशन में उसका वध नहीं होना चाहिए। और इस नॉलेज के साथ, या उस व्यक्ति को नॉलेज है कि उसका वध किया जा सकता है या होने वाला है, तो ऐसे गौवंश को वध के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा। क्लियर। अगर आप लोगों को कभी भी कोई डाउट होता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन देखिए, सेक्शन 6A प्रोहिबिशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ काउ प्रोजनी एंड ग्रांट ऑफ परमिट। काउ प्रोजनी के एक्सपोर्ट का प्रोहिबिशन यानी गौवंश के निर्यात का प्रोहिबिशन और परमिशन का ग्रांट होना। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपको पता ही होगा, आयात और निर्यात क्या होता है। जब हम कहीं से किसी अदर स्टेट से या अदर कंट्री से कुछ मंगवाते हैं, कोई भी चीज़, उसका हम पेमेंट करते हैं, तो इंपोर्ट होता है। और जब हम किसी अदर स्टेट को या फिर अदर कंट्री को कोई चीज़ बेचते हैं, तो वो एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात होता है। तो गौवंश का निर्यात जो है वो प्रोहिबिटेड है इस एक्ट के अंतर्गत। और अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा? परमिशन लेनी होगी। 6A सेक्शन हमें बताएगा ये चीज़ कि क्या प्रोसीजर है। पहला सबसेक्शन देखो, नो पर्सन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टर, यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टर को इंक्लूड कर रहा है,
shall export or cause to be exported any cow progeny himself or by his agent, servant, or by any other person acting in his behalf from any place to the state to any place outside the state without permit as provided in subsection 2. कोई भी व्यक्ति इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टर एक्सपोर्ट नहीं करेगा किसी भी गौवंश को, ना ही वो खुद एक्सपोर्ट करेगा, ना ही एजेंट, सर्वेंट या किसी अदर पर्सन के थ्रू एक्सपोर्ट करवाएगा स्टेट के किसी प्लेस से स्टेट के आउटसाइड, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश से किसी भी आउटसाइड स्टेट को कोई भी पर्सन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टर गौवंश का निर्यात नहीं करेगा विदाउट परमिशन अंडर सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में परमिशन के बिना, अगर सबसेक्शन 2 में उस पर्सन को परमिशन ग्रांट हो जाती है तो ही वो एक्सपोर्ट कर सकता है। अब हमें किससे परमिशन लेनी है वो हमें सबसेक्शन 2 में पढ़ना है। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ये हमने कौन से सेक्शन में पढ़ा था? सेक्शन 2C में पढ़ा था कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा अपॉइंट करेगी किसी लोकल एरिया में फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए, तो वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो ग्रांट कर सकती है परमिशन विद इन 7 डेज। यहाँ पे आपको डेज ज़रूर याद रखना है कि जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो 7 दिन के अंदर अंदर परमिशन ग्रांट कर सकती है अगर कोई एप्लीकेशन प्रेजेंट की जाती है एक्सपोर्ट से रिलेटेड in such manner as may be prescribed for export of cow progeny from Madhya Pradesh for agricultural or dairy farming purposes or for participation in a cattle fair and like purposes except for the purpose of slaughter, वध के पर्पस के सिवाय। पहली बात तो ये हमें सबसेक्शन 1 में बताया कि कोई भी व्यक्ति जो वो एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता है बिना सबसेक्शन 2 के परमिशन के। अब सबसेक्शन 2 में परमिशन कौन ग्रांट कर रहा है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कर रही है। कितने दिन में कर रही है? 7 दिन में कर रही है। किस पर्पस के बिहाफ पे, ठीक है, किस पर्पस के लिए जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ग्रांट कर सकती है परमिशन? तो पहला है कि अगर वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए परमिशन मांग रहा है निर्यात करने का। दूसरा, अगर वो डेयरी फार्मिंग के लिए परमिशन मांग रहा है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। तीसरा, अगर वो कैटल फेयर यानी कि जो पशु मेले लगते हैं ना उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए मांग रहा है परमिशन, या इस तरीके की कोई भी परमिशन मांग रहा है। लेकिन इसमें एक्सेप्ट क्या है? एक्सेप्ट पर्पस ऑफ स्लॉटर, वध करने के सिवाय वो परमिशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ग्रांट कर सकती है। क्लियर? अब आ जाइए सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? Any person seeking permit under subsection 2 aggrieved by an order of the competent authority may make an application within 30 days from the date of receipt of the order to the divisional commissioner, and the divisional commissioner may upon such application call for the examine the record of the case for the purpose of satisfying himself as to the correctness, legality or propriety of any order and may pass such order as it may deem just and proper, and the order passed by the divisional commissioner shall be final and shall not be called in question in any civil court. सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि कोई व्यक्ति जो सबसेक्शन 2 के अंतर्गत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो उसको परमिशन ग्रांट कर देगा निर्यात करने के लिए गौवंश का, वो एग्रीव्ड हो जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑर्डर से। यानी कि या तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या उसको परमिशन नहीं मिलती है किसी ग्राउंड पे। तो ऐसा व्यथित व्यक्ति जो है, अब उसके पास एक और ऑप्शन है, वो क्या कर सकता है? 30 दिन के अंदर, किस दिन से? जिस दिन से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का ऑर्डर जारी होगा उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर डिविजनल कमिश्नर को क्या कर सकता है? एप्लीकेशन दे सकता है कि हमें क्या करना है? निर्यात करना है। और हमने ये जो एप्लीकेशन है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगाई थी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी है और मैं निर्यात करना चाहता हूँ गौवंश को, और वो अपना स्पेसिफाई कर सकता है कि क्यों करना चाहता है, क्या उसका पर्पस है। ठीक है, तो अब ऐसे में डिविजनल कमिश्नर क्या करेगा? डिविजनल कमिश्नर उस एप्लीकेशन पे उस केस के सारे रिकॉर्ड्स को मंगाएगा, उनका एग्जामिन करेगा, ठीक है, और सेटिस्फाई करेगा वो कि कितना ज़्यादा
एप्लीकेशन की करेक्टनेस है, उसका जो पर्पस है निर्यात करने का कितना लीगल है, ठीक है। और जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा कि जो एप्लीकेशन है या जो उसका पर्पस है वो करेक्ट है, लीगल है, तो वो ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है जो वो उचित समझे। और ऐसा ऑर्डर डिविजनल कमिश्नर का जो होगा वो फाइनल ऑर्डर होगा और किसी भी सिविल कोर्ट में क्वेश्चन नहीं होगा, प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। क्लियर। 6A बहुत ही इजी सेक्शन है, अगर आप पढ़ना चाहें तो बस इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी हैं, जैसे अथॉरिटीज़ के नेम और उनकी लिमिटेशन, कितने दिन में वो कर सकते हैं एप्लीकेशन या कितने दिन में परमिशन ग्रांट कर सकते हैं। तो सब सेक्शन 1 तो यही कह रहा है इसका कि कोई भी व्यक्ति जो है इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टर एक्सपोर्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। एक शर्त पे कर सकता है, उसे परमिशन लेनी होगी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से और अपना पर्पस उसमें एप्लीकेशन में डिफाइन करना होगा कि वो एग्रीकल्चर के लिए ले रहा है, डेयरी फार्मिंग के लिए ले रहा है या कैटल फेयर के लिए ले रहा है। एक्सेप्ट पर्पस ऑफ स्लॉटर, स्लॉटर का पर्पस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी केस में जो लीगल है उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी 7 दिन के अंदर अंदर ग्रांट कर सकती है एप्लीकेशन को। और अगर एप्लीकेशन उसकी ग्रांट नहीं होती है और वो व्यक्ति व्यथित हो जाता है सबसेक्शन 2 के अंतर्गत, तो वो डिविजनल कमिश्नर को 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और जैसा कि डिविजनल कमिश्नर ठीक समझे उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर देगा और उसका ऑर्डर जो होगा वो फाइनल होगा और किसी भी सिविल कोर्ट में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6B, जो कि डील कर रहा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसपोर्टिंग काउ प्रोजनी वाया मध्य प्रदेश एंड ग्रांट ऑफ ट्रांजिट परमिट। अभी निर्यात की बात हुई थी, अब ट्रांसपोर्ट की बात है, परिवहन की बात है कि कोई भी गौवंश का जो है वो ट्रांसपोर्ट करना प्रोहिबिटेड है वाया मध्य प्रदेश। मतलब कि मध्य प्रदेश से अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है या ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो तो प्रोहिबिटेड है ही, लेकिन अगर कोई वाया मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश से होकर जा रहा है ट्रांसपोर्ट, वो भी प्रोहिबिटेड है इस एक्ट के अंतर्गत और उसके लिए भी हमें क्या करना है, परमिशन लेनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मुझे मैप बनाना इतना अच्छा आता नहीं है बट आई विल ट्राई। ये है मध्य प्रदेश, यहाँ है महाराष्ट्र, यहाँ है राजस्थान। अब कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति ट्रांसपोर्ट करना चाहता है राजस्थान में काउ प्रोजनी को, गौवंश को। अगर वो वाया मध्य प्रदेश जाएगा ना, मध्य प्रदेश से होकर जाएगा ना, तो उसे क्या करनी होगी, परमिशन लेनी होगी। यहाँ पर होकर जाने की भी परमिशन लेनी होगी। अब देखिए क्या कह रहा है, नो पर्सन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टर शैल ट्रांसपोर्ट काउ प्रोजनी वाया मध्य प्रदेश स्टेट एंड इफ एनी पर्सन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टर wants to transport any cow progeny from one state to other via Madhya Pradesh state, then he shall take transit permit from competent authority in such manner as may be prescribed। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा काउ प्रोजनी को, गौवंश को वाया मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश से लेकर नहीं जाएगा। और अगर कोई भी व्यक्ति इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टर चाहता है कि वो काउ प्रोजनी को, गौवंश को ट्रांसपोर्ट करे वाया मध्य प्रदेश यानी इस स्टेट से इस स्टेट में लेकर जाए वाया मध्य प्रदेश, ठीक है, तो उसको परमिशन लेनी होगी किससे, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, उस मैनर में जैसा कि प्रिस्क्राइब किया है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए सेक्शन 7 देखते हैं, डील कर रहा है स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन से, यानी कि संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण से। स्ट्रेंथनिंग मतलब होता है कि किसी चीज़ को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना। देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट शैल टेक नेसेसरी स्टेप फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन विच आर एंगेज्ड इन वेलफेयर एक्टिविटीज़ ऑफ काउ प्रोजनी। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नेसेसरी स्टेप ले सकती है इंस्टीट्यूशन के सुदृढ़ीकरण के लिए, उनको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो कि इंगेज्ड हैं किससे, गौवंश के कल्याण में जो लगे हुए हैं, उनके वेलफेयर एक्टिविटीज़ में जो इंस्टीट्यूशन लगे हुए हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए नेसेसरी स्टेप कौन ले सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देखिए, सेक्शन 8 डील करता है लिवाई ऑफ चार्जेस से, ठीक है, चार्जेस लगाना। तो द पर्सन इन चार्ज ऑफ इंस्टीट्यूशन में लिवाई सच चार्जेस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इन्फर्म एज्ड एंड डिसीज्ड काउ प्रोजनी फ्रॉम देयर ओनर्स।
कोई व्यक्ति जो इंस्टीट्यूशन का इंचार्ज है वो कुछ चार्जेस लिवाई कर सकता है। किन पे? उनके ओनर्स पे। उनके ओनर्स से वो कुछ चार्जेस ले सकता है। किस चीज़ के लिए ले सकता है? गौवंश के इन्फर्म एज्ड और जो डिसीज्ड हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, रोगी हैं, इन्फर्म हैं, उनके केयर और मेंटेनेंस के लिए कुछ चार्जेस लिवाई कर सकता है ओनर्स से। क्लियर? सेक्शन 9 देखो, पेनल्टी से डील करता है। सबसेक्शन 1, whoever contravenes or attempt to contravene or abets the contravention of the provision of section 4 shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year but which may extend to 7 years and with fine which shall not be less than 5,000 rupees। यानी कि अगर कोई सेक्शन 4 के प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन करता है, उल्लंघन करता है, उसका उल्लंघन करने का प्रयत्न करता है या दुष्प्रेरण करता है, तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी? ऐसे इम्प्रिजनमेंट से वो पनिश किया जाएगा जो कि 1 साल से कम की नहीं होगी बल्कि 7 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है, और प्लस फाइन से किया जाएगा जो कि कितना? 5,000 रुपये से कम का नहीं हो। सेक्शन 4 में कौन सा प्रोविज़न दिया गया है? गौवंश के वध का प्रतिषेध। सेक्शन 4 हमें कहता है कि गौवंश का वध नहीं करना है, और अगर कोई व्यक्ति गौवंश का वध करता है तो उसका पनिशमेंट क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट, जो कि 1 साल से कम का नहीं होगा बल्कि 7 साल तक उसको एक्सटेंड किया जा सकेगा, और फाइन 5,000 रुपये से कम का नहीं होगा। सबसेक्शन 2 देखो, whoever contravenes or attempt to contravene or abets the contravention of the provision of section 5, 6, 6A and 6B shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months but which may extend to 3 years and with fine which shall not be less than 5,000 rupees। जो कोई भी सेक्शन 5, 6, 6A और 6B के प्रोविजंस का उल्लंघन करेगा या उसको करने का प्रयत्न करेगा या किसी और को उकसाएगा, दुष्प्रेरण करेगा कि वो ऐसे जो सेक्शन है, सेक्शन 5, 6A और 6B, उनके प्रोविजन का उल्लंघन करे, तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? इम्प्रिजनमेंट होगी, जो कि 6 महीने से कम की नहीं होगी बल्कि उसे 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकेगा, प्लस फाइन जो होगा वो 5,000 रुपये से कम का नहीं होगा। सेक्शन 5, 6, 6A और 6B में क्या प्रोविज़न है? एक बार फिर से नज़र मार लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। सेक्शन 5 में है कि कोई भी गौ मांस का ट्रांसपोर्ट नहीं करेगा, ना ही उसको पोजीशन में रखेगा। ठीक है। 6 कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो काउ प्रोजनी यानी गौवंश का ट्रांसपोर्ट स्लॉटर के पर्पस के लिए नहीं करेगा। 6A कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टर काउ प्रोजनी यानी गौवंश का निर्यात नहीं करेगा। और 6B क्या कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति काउ प्रोजनी का ट्रांसपोर्ट वाया मध्य प्रदेश नहीं करेगा। ठीक है। और अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो उसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी है, और अगर वो इन प्रोविजंस का उल्लंघन करता है तो पनिशमेंट है क्या? 6 महीने से कम की नहीं होगी, 3 साल तक उसे एक्सटेंड किया जा सकता है, और फाइन जो है 5,000 रुपये से कम नहीं होगा। इस एक्ट में पहली बार कोई पेनल्टी आई है। ये दोनों पेनल्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कहीं पे लिख लीजिएगा शॉर्ट नोट्स में। ठीक है। जब भी हम नोट्स बना रहे हैं ना, अगर आप लोग जिनकी आदत है नोट्स बना के पढ़ने की, तो आपको सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। इंडेक्स से तो आपको पता ही चल जाएगा इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, इसके अंदर क्या पढ़ा था, लेकिन आप यहाँ पे क्या छोटा छोटा या तो इंडेक्स में ही लिख लीजिए, पेनल्टी वहीं आगे लिख लीजिए, तो आपको पूरा बेरेट खोल के नहीं देखना पड़ेगा। और जब भी आपको रिवीजन करना हुआ तो सिर्फ इंडेक्स कर लिया आपने रिवीजन। चलिए सेक्शन 10 देख लीजिए, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। Notwithstanding anything contained in CRPC, all offences under this act shall be cognizable and non-bailable। इस एक्ट के अधीन कोई भी ऑफेंस अगर होता है तो वो कैसा होगा? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञेय व अजमानतीय होगा। क्लियर? चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे के सेक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।